में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, हमने पिछले वीडियोस में अपना तीसरा यूनिट जो था वो पूरा कर लिया। अब हमारा प्रबंधकीय प्रक्रिया, इस पूरे विषय को पूर्ण करने के लिए यूनिट 4 पढ़ना या उसका अध्ययन करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और इस यूनिट के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है अभिप्रेरणा का, माने मोटिवेशन का, और अभिप्रेरणा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिद्धांतों का। ऐसे दो विभागों में हमारा ये यूनिट जो यहाँ पे विभाजित रहने वाला है। पहले विभाग में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषाएं तथा विभिन्न अभिप्रेरणाओं के प्रकार या प्रक्रियाएं, इनका अध्ययन करना है। और उसके पश्चात हम हमारा दूसरा पार्ट शुरू करेंगे जिसमें अभिप्रेरणाओं के सिद्धांतों का या थ्योरीज का हमने अध्ययन करना है। तो छात्रगणों, हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा चौथा यूनिट अभिप्रेरणा माने मोटिवेशन। अगर अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा को समझने के लिए सबसे पहले हमारे सिलेबस के हिसाब से और एक नॉर्मल वे में अगर हमें किसी संकल्पना को समझना होता है तो उस संकल्पना को समझने के लिए उसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है ये हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है। और यह जानने के लिए अर्थ एवं परिभाषाएं समझनी होती है या पढ़नी होती है। तो हमारा पहला जो यहाँ पे स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम अभिप्रेरणाओं का अर्थ और परिभाषाएं समझें या केवल अभिप्रेरणा को जानने की कोशिश करें। तो अगर अभिप्रेरणा का तात्पर्य हम समझने की कोशिश करते हैं तो अभिप्रेरणा यह होती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम अगर स्वयं प्रेरित है या किसी बाह्य घटक के द्वारा हमें दिए गए अलग अलग जो प्रलोभन होते हैं, उन प्रलोभनों के कारण अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो जो वहाँ पे कारक शक्ति हमें दिखाई पड़ती है, जो दिखती नहीं है केवल होती है, उसे हम अभिप्रेरणा कह के संबोधित करते हैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक ऐसी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि जो दिखता नहीं है मगर होता है, या जो शक्ति हमारे पे काम करते रहती है। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे आपको अगर किसी वर्ग विशेष में या जैसे आप अभी फाइनल ईयर में, तो आपका एक उद्देश्य है कि आपकी जो डिग्री है, आपकी उपाधि है, वह अगर आप फर्स्ट क्लास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे परसेंटेज की जरूरत होती है। तो फिर अच्छे परसेंटेज आना ये क्या हुआ, ये आपके लिए एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोज आप अंदर से स्वयं प्रेरित होते हो, स्वयं स्फूर्त होते हो कि मुझे अगर अच्छे मार्क लाने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो बार बार मुझे पढ़ाई करनी है। मतलब अंदर से आपको आवाज़ आ रही है, जो आवाज़ आपको किसी और को दिखाई दे रही है क्या? नहीं, बट वो है। लेकिन ऐसी जब शक्ति हमें अंदर से प्रेरित करती है, आप अगर अभी फिजिकल क्लासरूम में प्रेजेंट होते हो और फाइनल ईयर के छात्रों को यहाँ पे उपस्थित रहने वाले प्राध्यापक भी बोलते कि आप पढ़ाई कीजिए तभी आपका कुछ अच्छा होगा, या आपको अगर जॉब करनी है तो उसके लिए आपकी उपाधि अच्छे ग्रेड में होनी चाहिए। मतलब ये क्या हुआ, बाह्य शक्ति आपको प्रेरित कर रही है किसी काम को करने के लिए। तो जैसा अभी मैंने यहाँ आपको दो एग्जाम्पल दिए कि कैसे हम खुद से प्रेरित हो सकते हैं या बाह्य घटकों के प्रोत्साहन से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जब ये प्रेरित करने के लिए जो कारक शक्ति होती है, उस कारक शक्ति को हम कहते हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अब ये हमारी साधारण जो एक जन सामान्य के स्वरूप में या हमारे अर्थ में समझने वाली परिभाषाओं को मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया। इसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न शास्त्रज्ञों के अनुसार या विशेषज्ञों के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या होता है। तो सबसे पहली अभिप्रेरणा की परिभाषा हम देखेंगे कैरोल शॉर्टल की भाषा में या उनके मतानुसार या विचारानुसार कि वे किस परिस्थिति में अभिप्रेरणा के द्वारा कार्य किया गया ऐसा संबोधित करते हैं। तो जैसे विशेष हेतु होते हैं, जैसा मैंने अभी आपके छात्र जीवन के हिसाब से आपके लिए उपाधि में अच्छे अंक लाना हेतु बताया, ये एक विशेष हेतु है एक छात्र के जीवन का। वैसे ही जब किसी कार्यस्थली पे एक कर्मचारी कार्यरत होता है तो उसके लिए भी संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना यह उसका विशेष हेतु होता है। तो ऐसे विशेष हेतुओं की पूर्ति के लिए या हम जिसे कह सकते हैं कि विशेष दिशा में अपनी कूच करने के लिए, काम करने के लिए, तत्पर होने के लिए जब व्यक्ति के मन में उत्कट इच्छा निर्माण होती है, बहुत ज़्यादा उस कार्य करने के लिए हमें इच्छा होती है, अंदर से हमारी प्रेरणा हमें खुद मिलते रहती है कि ये काम मुझे करना चाहिए, तब वहाँ पे जो शक्ति कार्यरत होती है वो कैरोल शॉर्टल के भाषा में अभिप्रेरणा होती है।
छात्रों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अभी जो परिभाषा है अभिप्रेरणाओं की, वो चाहे आपकी हो या शास्त्रज्ञों की, वहाँ पे निकलने वाला जो उद्देश्य है या परिभाषा का जो वहाँ पे बताने का ढंग होगा, वो शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बताने का जो तरीका है या उसका निकलने वाला अर्थ एक ही होने वाला है। इसीलिए आपको अगर एक भी परिभाषा समझ आ जाती है तो आप इन विभिन्न नामों का प्रयोग करके उसी परिभाषा को उल्टे टीले शब्दों में लिख के परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा हर चीज़ को रट्टा मारना, पाठ करना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं होता। कहीं कहीं हम स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। तो आपके लिए पहला काम ये होता है कि आप उस चीज़ को समझें कि हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने अभिप्रेरणा को समझा और अभी पहली परिभाषा भी यहाँ पे देख ली। इसके बाद फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी यहाँ पे जो शास्त्रज्ञों के नाम लिखे हैं, इनकी परिभाषाएं आपको समझाऊं। लेकिन आपको अगर इन परिभाषाओं को याद रखना है तो सबसे पहले जो प्रस्तावना में हमने चर्चा की है उसको याद रखना होगा। सेकंड परिभाषा है माइकल जे जूसियस। अब अगर इनकी परिभाषा को हम देखें तो इनका कहना है कि किसी विशेष मार्ग का अवलंब करने के लिए या अन्य व्यक्तियों को या खुद को उत्तेजित करने के लिए, जब हम कार्य करने के लिए किसी बाहरी छोर में रहने वाले व्यक्तियों को उत्तेजित करते हैं, मान के चलिए हम प्रबंधक हैं या वरिष्ठ अधिकारी हैं और हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले अन्य लोगों को मुझे प्रेरित करना है, तभी सांघिक स्वरूप में या समूह के स्वरूप में कार्य किया जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है तो मुझे बाहरी छोर पे आने वाले बाह्य व्यक्तियों को भी उत्तेजित करना है और स्वयं उत्तेजित भी होना है। तो जब ऐसी क्रिया हम करते हैं तो अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा जूसियस का कहना यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये जूसियस है, ठीक है। शास्त्रज्ञ जूसियस के हिसाब से हमने अभिप्रेरणा की फिर से एक परिभाषा का अध्ययन किया। उसके बाद अगर F.L. ब्रेच, अगर प्रिय छात्रगणों आपको याद होगा तो हमने हमारे प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत, जो पहला वीडियो था उस पहले वीडियो में प्रबंधन प्रक्रिया की जो पहली परिभाषा का अध्ययन किया था वो इसी व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, F.L. ब्रेच। तो जब इसी व्यक्तियों की या इन्हीं जो हमारे लिए मुख्य शास्त्रज्ञ है, इनकी अगर हमें परिभाषा याद रखनी पड़ती है तो वो हमारे लिए महत्व का काम समझा जाता है। क्योंकि अगर किसी विषय की उत्पत्ति का काम या उस विषय की यहाँ पे हमें जो समझाने की प्रक्रिया है वो इनके द्वारा अगर की जा रही है तो इनकी हर परिभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इन चार परिभाषाओं में से आप F.L. ब्रेच की परिभाषा को ज़्यादा महत्व दे सकते हो। तो क्या कहना है ब्रेच के अनुसार अभिप्रेरणा के संबंध में कि अभिप्रेरणा संगठन में आने वाले सभी सदस्यों के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग में लाने जाने वाली प्रक्रिया को किया गया संबोधन है तथा इस प्रक्रिया में संगठन का हर व्यक्ति एक साथ होकर काम करता है, एकजुट होकर काम करता है और कर्मचारी और उसकी निष्ठा संगठन को अर्पण करता है। क्योंकि जब प्रोत्साहित होगा, और हमें यहाँ पे अभिप्रेरणा का तात्पर्य कर्मचारी के संबंध में सीखना है, तो जब कर्मचारी काम करने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है तो उसको काम जब करना है तो हम अगर सोचे तो एक हिसाब से यहाँ पे संगठन का ही उत्थान हो रहा है, संगठन के लिए ही काम किया जा रहा है और उसकी निष्ठा किसके प्रति है, संगठन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, ऐसा F.L. ब्रेच का कहना है। उसके बाद अगर हम देखें कि उन्हें जिन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन कार्यों को पूरा करने के लिए संगठनात्मक स्वरूप में पूर्ण समूह एक साथ काम करता है। इससे अभिप्रेरणा के कारण जो भिन्न भिन्न लोग हैं या जो अलग अलग लोग हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें कि ऐसे हमने 4 से 5 लोगों का एक समूह देखा जो अलग अलग कार्यरत है, लेकिन जब सामूहिक रूप से अभिप्रेरण दिया गया और उस अभिप्रेरण के कारण या मोटिवेशन के कारण जब एक उद्देश्य को पूरा करना है, सभी 5 व्यक्तियों का उद्देश्य है, तो यहाँ पे संघ का निर्माण होते हुए भी हम देख पाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपको एक सर्कल बना दिया, एक राउंड बना दिया। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग नहीं रहे, ये सब एकजुट हो चुके हैं। सांघिक निर्माण यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रहा है और इस सांघिक निर्माण के पीछे कौन सी शक्ति कार्यरत है, अभिप्रेरण की शक्ति कार्यरत है या मोटिवेशनल सोर्स यहाँ पे यूज किया गया, जिसके दम पे ये लोग एक साथ
साथ आके संगठन का कार्य करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। उसके पश्चात अगर हम डेल पीच की परिभाषा का अध्ययन करें तो डेल पीच का कहना है अभिप्रेरणा के लिए कि उद्देश्य पूर्ति के लिए या विभिन्न उपहारों को पाने के लिए जब व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य के पीछे शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं या मोटिवेशन कहते हैं। अब आप में से कई छात्रों के मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया होगा, एक सवाल निर्माण हुआ होगा कि उपहारों को पाने के लिए अब ये उपहार यहाँ कैसे मिलेंगे, तो यहाँ उपहार कैसे दिए जाते हैं इसका पूर्ण रूप से मैं आपको जो उल्लेख उसका करूँगी वो अभिप्रेरणाओं के प्रकार में मैं आपको वो पूर्ण रूप से बताऊंगी कि उपहार कैसे कर्मचारियों को दिए जाते हैं और उपहार भी अभिप्रेरण हो सकता है, इसका हम वहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 शास्त्रज्ञों की अलग अलग परिभाषाओं से अभिप्रेरणा की एक संकल्पना को जानने की कोशिश की। इसके अलावा भी एक जो हमारी साधारण स्वरूप में अभिप्रेरणा क्या होगा ये बताने का मैंने पूर्ण प्रयास आपके समक्ष किया है। अब अभिप्रेरणा की विभिन्न परिभाषाओं को समझने के पश्चात, अर्थ और संकल्पना को समझने के पश्चात हमारा सिलेबस ये कहता है कि छात्रों को अभिप्रेरणाओं के विभिन्न प्रकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे लेंगे अभिप्रेरणाओं के प्रकारों का महत्व समझेंगे, विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अगर सबसे पहला प्रकार हम देखें तो वो है सकारात्मक अभिप्रेरणा। अब ये सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है, तो जितने कर्मचारी हमारे संगठन के मध्य या हमारे उपक्रम के मध्य कार्यरत है उन सभी कर्मचारियों को सकारात्मक सोच का उन पे हमने दबाव डालना है, उनमें सकारात्मक सोच निर्माण करनी है। दबाव डालने से तात्पर्य कतई ये नहीं है कि हम उस पर बोझ निर्माण करें, बल्कि जिसको आप लोग भी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो तो वो सकारात्मक सोच का आप पे मारा करता है, आप पे वो हैमरिंग करता है बार बार कि ऐसा कीजिए तो कुछ अच्छा होगा। उस प्रेरणा के हिसाब से जब वो सकारात्मक बातों का आप पे बार बार ठोकता है तो आपको वो काम करने का उत्तेजन मिलता है। सेम प्रक्रिया हमें यहाँ करनी है कि जो कर्मचारी है उन पे सकारात्मक विचारों का यहाँ पे हमें दबाव लाना है, बार बार उन्हें वो विचारों से प्रेषित करना है ताकि वो उन विचारों के लिए कार्यरत हो जाए। और जब कर्मचारी ऐसे विचारों से प्रेरित होते हैं और काम करने लगते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो किसी भी अच्छे कार्य की प्रशंसा की जाना उतना ही जरूरी होता है जितना कार्य को पूरा करना। तो कोई अगर कार्य को अच्छे रूप से पूरा कर रहा है तो आप यहाँ पे बड़प्पन लेके उसकी प्रशंसा कीजिए, ना कि उसके कार्य को दरकिनार करना है। तो इसीलिए सकारात्मक अभिप्रेरण में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सकारात्मक विचार फैलाए और दूसरा ये है कि वहाँ पे उन्हें जो अच्छा कार्य कर रहा है उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उन्हें उपहार दीजिए काम अच्छा करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा स्टिक और कैरेट एक थ्योरी है। तो ये क्या थ्योरी है कि कोई अगर गलत काम करता है तो उसको छड़ी से मार पड़ती है, कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको गाजर मिलता है। मतलब क्या होता है कि अगर काम सही कर रहा है तो उसको कोई छोटा सा क्यों ना उपहार होगा, उस उपहार के लिए उसने काम करने की कोशिश की है, इतना हमें ध्यान में रख के उसे कुछ ना कुछ देने का भाव होना चाहिए। इसीलिए प्रबंधकीय स्वरूप में पहली अभिप्रेरणा बताई गई है सकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसमें कर्मचारियों का प्रशंसा करके उन्हें उपहार देके उनका गौरव करना होता है। और फिर एक का जब गौरव होता है तो उसको देख के अन्य लोग फिर से अभिप्रेरित होते हैं कि आज बॉस ने इसका यहाँ पे गौरव किया, कल उस जगह पर मैं भी होना चाहिए। मतलब ये कैसा है, श्रृंखलात्मक कार्य है कि एक का जब हम यहाँ गौरव कर रहे हैं तो अन्य लोगों के मन में भाव निर्माण हो रहा है कि मेरे द्वारा भी ये काम किया जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला प्रकार हमने देखा सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसके पश्चात हमारा सेकंड जो यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है या प्रकार है वो है नकारात्मक अभिप्रेरणा। बार बार अगर अब जैसे छात्रगणों के बारे में मैं हमेशा आपकी लाइफ से ही संबंधित एग्जाम्पल आपको देती हूँ जो जल्द से जल्द आपको समझ आए। तो हमेशा आपके जो प्राध्यापक है वो आपको बेटा अच्छे इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से समझाए, ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी वो आपको उल्टा डर दिखा के भी डराते हैं कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू परीक्षा में फेल हो जाएगा। उनके मन में ये भाव होता है कि आप फेल होने चाहिए, नहीं, बल्कि वो आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। वैसा ही हमें कर्मचारियों के संदर्भ में करना होता है।
कि नकारात्मक अभिप्रेरण में क्या होगा। तो जैसे काम न करने वाले लोग हैं, अब जैसे हमने उसी दिन डगलस मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी देखी, तो एक्स टाइप के जो बंदे हैं वो हमेशा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, काम न करना, काम चोरी करना, अपने आप पे आया हुआ काम दूसरों पे थोप देना, ये उनके आद्य गुण होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इन्हें डर दिखाना, धमकाना, नौकरी का उन्हें डर दिखाना कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, गलत काम करने के लिए शिक्षाओं का प्रावधान करना, दंड देना, उनके लिए जुर्माना रखना, ये सब चीजें क्या है, तो उनके द्वारा गलत काम न किए जाए और वे सकारात्मक स्वरूप में आ जाए, इसके लिए प्रयोग में लाई गई नकारात्मक अभिप्रेरणाओं का वहाँ पे हम उल्लेख करते हैं, जिसमें जुर्माना, डर, धमकियाँ, शिक्षाएं, ये सब नकारात्मक अभिप्रेरणा के अलग अलग हथकंडे होते हैं। लेकिन वहाँ भी उद्देश्य ये होता है कि उस छोटी सी शिक्षा देके, दंड देके, जुर्माना करके वो जो गलत रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति है उसको हम नकारात्मक अभिप्रेरण देके सही रास्ते पर लौटा लाए। उसके बाद तीसरा है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। ये सबसे आवश्यक और जरूरी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती या किसी और के द्वारा हमें प्रेरित किया जाए ये नहीं होता। ये क्या है? व्यक्तिगत है, खुद के स्तर पर हम कर सकते हैं। मुझे ये कार्य करना है और मेरे द्वारा ये कार्य किया जाएगा, कितनी भी मुश्किलें मेरे सामने आ जाए पर उन मुश्किलों को ना डरते हुए मैं ये काम करके रहूंगी। जब ऐसा हम आंतरिक स्वरूप में खुद को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसका यहाँ पे हम कहाँ पे उसका समावेश होगा? व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में। और जब व्यक्तिगत अभिप्रेरणा यानी कि खुद मानसिक रूप से तैयार होना किसी काम को करने के लिए, जब ऐसे स्वरूप में किसी व्यक्ति को कार्यरत होते हुए अन्य व्यक्ति देखते हैं तो उसके द्वारा भी कार्य किया जाता है। संगठन में आपका नाम एक अलग श्रेणी में लिया जाता है क्योंकि आपको कोई वहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई आपको काम करने के लिए दिशा निर्देश नहीं दे रहा, आप खुद से काम कर रहे हो। मतलब ये व्यक्तिगत अभिप्रेरणा लेके जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं वह वाई टाइप की जो हमारी एक कर्मचारियों की श्रेणी का हमने अध्ययन किया है उनके कक्षा में आते हैं। तो ये है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। उसके बाद चौथा प्रकार है संघ अभिप्रेरणा या सांघिक अभिप्रेरणा या जिसको हम कह सकते हैं सामूहिक अभिप्रेरणा। अब संघ अभिप्रेरणा क्या होगी? तो जो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक संघ बना है 5 लोगों का, ये जो 5 लोग एक जगह कार्यरत है, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं, विभिन्न विभागों के ना होते हुए अगर एक ही विभाग में कार्यरत 5 लोग हैं तो इन्हें 5 लोगों को अपने जो पर्सनल या व्यक्तिगत उद्देश्य है उन्हें दरकिनार करके सामूहिक उद्देश्य या संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करना है। तो जब संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो हमने समूह गतिशीलता में अध्ययन किया है कि समूह गतिशीलता में जब समूह का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति अन्य सभी को लेके काम करने की भाव से काम करता है। तो जब ऐसा भाव इतना वहाँ पे जो व्यक्तियों के मध्य रहने वाली एक संगठन है उसमें नित्य प्रतिदिन अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वहाँ पे जो अभिप्रेरण कार्यरत है वो सांघिक अभिप्रेरण है। कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये बाकी के 4 पीछे बढ़ जाए और मैं आगे दौड़ पड़ूं, नहीं। उनका क्या उद्देश्य है कि हमारे संघ के द्वारा, समूह के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य किया जाए और जब कार्य पूरा होगा, अच्छे रूप में कार्य किया जाएगा तो नाम किसका होगा? संघ का, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का। इसीलिए यहाँ पे जो अभिप्रेरित शक्ति है वो कैसी है? सांघिक है, सामूहिक है, ग्रुप के रूप में कार्यरत है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जब सांघिक अभिप्रेरण का प्रयोग किया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के बीच या व्यक्तियों के मध्य प्रेम की बढ़ोतरी होती है, उनमें आपसी समझौता बहुत ज़्यादा प्रमाण में निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ संघर्षों का निर्माण होने की कमी दिखाई पड़ती है। तो सांघिक अभिप्रेरण भी महत्व का माना जाता है। उसके बाद है आर्थिक अभिप्रेरण, सबसे महत्वपूर्ण। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फिर अगर रुपया सबसे बड़ा है तो इसी को हमने सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति काम कब करेगा? जब उसे पैसों का हम लालच देंगे तब। तो कोई अगर कार्य पूर्ण रूप से कर रहा है, अगर आप अभी अच्छे से फिजिकल क्लासरूम में पढ़े होते तो यहाँ पे लेबर आवर रेट के अंतर्गत आपको हालसे, रोवन, इनके अलग अलग जो वेजेस के मतलब वेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है इसका एक प्रकार इन्होंने निर्धारित किया है। तो इसमें क्या होता है कि जिसने कम समय में काम किया उसको ज़्यादा मजदूरी दो, उसके वेज में बढ़ोतरी करो, उसके मजदूरी में 1% प्रमाण में बढ़ोतरी की जाती है अन्य कामचोरों की तुलना में ज़्यादा। तो फिर जब ऐसा किया जाता है तो क्या कर रहे हैं हम?
कोई व्यक्ति वो काम 3.5 दिन के अंदर पूरा कर दे रहा है तो उसका बचा हुआ 1.5 दिन हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। और कोई ऐसा काम नित्य प्रतिदिन अपने कामों को अच्छे रूप से करे, इसके लिए हमें उन्हें क्या देना है, पैसों का लालच देना है। पैसों का लालच कैसे दिया जाता है, उनके वेतन में बढ़ोतरी करके, उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी करके, किसी त्योहार पे उन्हें बोनस देके, या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जब भी काम किया जा रहा है तो उनके काम को हम आर्थिक स्वरूप में तोले, नापे कि इन्होंने काम, हम जितना उनको पैसे दे रहे हैं क्या उस तुलना में ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर सही कर रहे हैं, सही से भी ज़्यादा कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा स्वरूप में पैसे जब दिए जाते हैं तो उसको हम आर्थिक अभिप्रेरणा दी गई, ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अब कोई भी वक्त बता के नहीं आता, अगर किसी को कोई बीमारी हो जा रही है, किसी का घर बहुत दूर है, वहाँ से उसे कार्यस्थली तक आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे परिस्थिति में हम उनके पैसे ही बचा रहे हैं। सोचिएगा कैसे कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसे वैद्यकीय सेवा का हम यहाँ पे लाभ दे रहे हैं, घर से कार्यस्थली तक आने के लिए हम उसे वाहतुक सेवा दे रहे हैं, परिवहन सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे रूप में उसके पैसे लग नहीं रहे बट हमारे तो लग रहे हैं ना, तो इसीलिए उसके पैसों में हम बचत कर रहे हैं, उसके पैसों की हम यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक अभिप्रेरणा ही होती है। अगर बहुत डीप में सोचा जाए तो ये जो बेनिफिट्स है घर से लाने वाले या वैद्यकीय सोए वाले या सुविधा वाले, ये आर्थिक स्तर में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें हर एक सिक्के की 2 बाजू होती है, तो दूसरी बाजू क्या है, हम उनके पैसे बचा रहे हैं पर हमारे तो लग रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आर्थिक अभिप्रेरणा में भी माना जाता है। ये बहुत बड़ा एक द्वंद्व है कि ये बेनिफिट्स, अगर फ्रिंज बेनिफिट हम मान के चले तो ये आर्थिक है या अनार्थिक, इसमें अभी भी द्वंद्व चल रहा है, तो ये हम दोनों स्तर पे लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम है आर्थिकेतर अभिप्रेरणाएं। अब आर्थिकेतर माने आर्थिक स्वरूप छोड़ के सभी प्रकार की, तो इसमें क्या आएगा कि जब किसी अच्छे काम को उसके द्वारा किया गया तो उसका उत्साह बरकरार रहे करके उसकी प्रशंसा कीजिए। मनोरंजन के लिए कार्य का जो एक 8 घंटे का समय निर्धारित किया है उसमें से थोड़ा समय मनोरंजन के लिए दे दिया जाए। उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की जाए। अच्छे संबंध निर्माण हो करके व्यक्तियों के मध्य अच्छा एक सलोखा निर्माण हो करके, काम को थोड़ा दरकिनार करके उनके मध्य खेलों का निर्माण करके एक संबंध निर्मित की जाए। इन सब बातों का अंतर्भाव आर्थिकेतर अभिप्रेरणाओं में होता है, जो हम पैसों से नहीं तोल पाते पर जिसका महत्व एक सांघिक स्वरूप में या संगठन के रूप में बहुत माना जाता है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, विभिन्न परिभाषाएं तथा अभिप्रेरणाओं के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। इसके आगे का पोर्शन लेके मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलूंगी।